नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। अब ईपीएफ खाता धारक मालामाल हो सकते हैं। जी हां, आपकी कमाई को बढ़ाने के लिए ईपीएफ नई स्कीम लेकर आ रहा है, जिसके तहत खाता धारक अपने पैसे को शेयर बाजार में लगाने की सीमा तय कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में ईपीएफ खाता धारक अपने पैसे का अधिकतम 50% शेयर बाजार में लगाने का विकल्प चुन सकेंगे। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव भी आते हैं और यहाँ जोखिम भी कुछ ज्यादा होता है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि एक आम खाता धारक को क्या करना चाहिए, उसे कौन कौन से विकल्प चुनने चाहिए या नहीं, और इसमें क्या क्या जोखिम है, और सरकार को जोखिम को मिनिमाइज करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अपने खास मेहमानों के साथ आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। ईपीएफओ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए इक्विटी में निवेश का एक नया विकल्प लेकर आ सकता है, जिसके तहत आप थोड़ा जोखिम उठाकर ज्यादा कमाई कर सकते हैं। अभी ईपीएफ पर सीमित ब्याज मिलता है, इसलिए इक्विटी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अभी ईपीएफओ अपने फंड मैनेजर्स के जरिए शेयर बाजार में 15% तक निवेश करता है। अब वो इसे बढ़ाकर अधिकतम सीमा 50% तक करने की योजना बना रहा है। अच्छी बात यह है कि इसमें भी एनपीएस की तरह लोगों को शेयरों में निवेश की सीमा तय करने का अधिकार मिलेगा। ईपीएफओ को ऐसा क्यों करना चाहिए, इसे भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 61% लोगों का मानना है कि ज्यादा रिटर्न के लिए उनके प्रोविडेंट फंड का कुछ पैसा शेयरों में निवेश करना चाहिए, जबकि 25% लोगों को लगता है कि शेयर बाजार में निवेश करने से उनको ज्यादा लाभ मिलेगा। वहीं 14% लोगों का मानना है कि प्रोविडेंट फंड के पैसे पर रिस्क नहीं लेना चाहिए। इससे साफ होता है कि ज्यादातर लोग ईपीएफ का पैसा शेयर बाजार में लगाने के पक्ष में हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि इससे फायदा कितना होगा। इसके लिए एनपीएस को मिसाल के रूप में ले सकते हैं। ईपीएफ सब्सक्राइबर्स को इस समय 8.5% ब्याज मिल रहा है, जबकि एनपीएस में 50% पर इक्विटी विकल्प चुनने वालों को 12% का रिटर्न मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि शेयरों में निवेश से सिर्फ फायदा ही फायदा होगा, यहाँ जोखिम भी बहुत ज्यादा है। शेयरों में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है, मगर यहाँ समझने की जरूरत है ईपीएफओ जो भी निवेश करता है वो किसी बड़े फंड मैनेजर्स के जरिए होता है, और ये फंड्स हमेशा सुरक्षित ब्लू चिप कंपनियों में निवेश करते हैं। ऐसे में जोखिम होगा, मगर बहुत ज्यादा नहीं होगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ज्यादा रिटर्न के लिए कुछ जोखिम तो उठाया ही जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, और इस मसले पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रूंगटा साहब। रूंगटा साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, कैसी लगी ये स्कीम और फिलहाल किस लेवल पर है ये सर? अभी कब तक ये लागू होगी, क्या क्या होगा इसमें एक आम आदमी के लिए? वेल दीपक, ये जो बात हो रही है कि अगर एक ऑप्शन दिया जाता है कि ईपीएफ के भी कंट्रीब्यूशन जो करते हैं उनको इक्विटी में एक्सपोजर दिया जाए, तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है। अगर हम पेंशन की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, जो रिटायरमेंट कॉर्पस इकट्ठा होता है वो लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट ही है। तो डेफिनेटली अगर हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो इक्विटी एक एसेट क्लास है जो आपको लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न देता है। तो अगर उस पैमाने में बात करें तो ये बहुत ही पॉजिटिव मूव है। अब ये कब तक लागू होगा और इससे क्या मोडेलिटीज होगी, आई थिंक जब इसकी फाइन प्रिंट आएंगी बाहर तब ज्यादा क्लैरिटी से पता चले। और सर, हमने देखा है कि एनपीएस की एक मिसाल हम सबके सामने है। उसमें 50% इक्विटी प्लान जो लोग चूज करते हैं, मोटा मोटा अनुमान ये कि लगभग 12% का रिटर्न इसमें है। तो कोई अनुमान फिलहाल इस लेवल पे हम लगा सकते हैं कि इसमें कितना % रिटर्न हमको मिल सकता है? जी नहीं, एक्चुअली एनपीएस में जो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ऑब्वियसली उसमें भी ये एनपीएस क्योंकि एक रिटायरमेंट प्रोडक्ट है, वो रिटायरमेंट के बाद पेंशन के हिसाब से ही लोग इन्वेस्ट करते हैं, और जो अक्सर जो टाइम होराइजन होता है वो मिनिमम 10 साल 15 साल का होता ही है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो इक्विटी एक अच्छा एसेट क्लास है। अब आपका जो सवाल था कि उसमें क्या हम रिटर्न एस्टिमेट कर सकते हैं, तो वेल क्योंकि हम इक्विटी के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, कोई भी एक अनुमान लगाना कि 10 साल बाद या 15 साल बाद हमें कितना रिटर्न एक्चुअली मिलेगा, ये बहुत ही मुश्किल होता है। एक चीज हम जरूर कह सकते हैं कि
जो रिटर्न आपको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से मिलते हैं, फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट से मिलते हैं, जो आपकी बॉन्ड्स हो गए या एफडीज हो गई, उनसे आप इक्विटी में ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। कितना ज्यादा एग्जैक्टली होगा ये एक्चुअली अनुमान लगाना या एक एस्टिमेट लगाना गलत होगा। एक अगर हम पास्ट रिकॉर्ड देखें, पास्ट परफॉर्मेंस देखें, तो हमारे पास एक बहुत लॉन्ग टर्म एक प्रोडक्ट है जो है सेंसेक्स, जो इंडेक्स है, जो 1979 में इंडेक्स का फॉर्मेशन हुआ था। और अगर हम पूरा 42 इयर्स की जर्नी देखें तो इंडेक्स का जो रिटर्न रहा है वो करीबन 16% कंपाउंडेड रहा है। लेकिन क्या आगे जाके भी 30-40 साल तक वही रहेगा, ये कहना मुश्किल है। एनीथिंग, अगर आप 10 साल के ऊपर का होराइजन लेते हैं तो एक चीज कहना आसान होगा कि नुकसान होने की जो पॉसिबिलिटी होती है, अगर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो नुकसान होने की जो पॉसिबिलिटीज है वो धीरे धीरे कम होती रहती है जितना इक्विटी में लंबा असर होता है। और हम अगर अनुमान लगाएं, एक्सपेक्ट करें, तो एनीथिंग बिटवीन 12 to 15% एक अगर रिटर्न मिले तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या ये गारंटीड होता है, वो कहना बहुत मुश्किल है। अच्छा रुंगटा साहब, एक बड़ी आबादी ऐसी है हमारे देश में जो फिक्स रिटर्न पर ज्यादा भरोसा करती है, और हम सब जानते हैं मार्केट में जैसे आएंगे तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव का जोखिम भी रहता है, थोड़ा दूरी बना के रखती है जनता जो फिक्स रिटर्न पे भरोसा रखते हैं। कैसे उन लोगों को क्या सलाह आप देंगे, या कैसे ईपीएफओ कन्विंस करेगा उन लोगों को इस स्कीम से जोड़ने के लिए? देखिए दीपक, 2-3 बातें हैं। पहली बात यह है कि फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं, वो डेफिनेटली एक इंसान को दिखाता है कि भाई आपका कैपिटल सेफ है, कि आपने मान लीजिए 100 रुपए जमा किए थे, वो 100 रुपए इंटैक्ट है, प्लस उससे आपको ब्याज मिल रहा है। हो सकता है 5-6-7% आपको ब्याज मिल रहा है उससे। लेकिन क्या ये आपका जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है? जो महंगाई दर है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या आपको रिटर्न उससे ज्यादा मिल रहा है? उदाहरण के रूप में बताता हूं मैं आपको कि एक कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मान लीजिए आपने 100 रुपए आज जमा किए कहीं पे, वो 1 साल बाद आपको 6 या 7% ब्याज के साथ वापस आता है, तो करीबन 106 या 107 रुपए वापस आते हैं आपको। लेकिन वही चीज जो आप 100 रुपए में आज खरीद सकते थे, वो 1 साल बाद आपको 110 रुपए में मिल रही है। तो आपको ये समझना है कि पैसा क्या है। पैसा इज नथिंग बट उसे खरीदने की ताकत। पैसा जो खरीद सकता वही उसकी वैल्यू है। तो जब आपके 100 रुपए 106 रुपए बन के आपको वापस मिल रहे हैं, और जो आप खरीद सकते थे वो 110 रुपए की हो गई है, तो आपने सही मायने में कुछ कमाया ही नहीं है, आपका रिटर्न कुछ भी नहीं आया, आप इनफैक्ट नेगेटिव जोन में जा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में अगर ऐसा चलता गया, मान लीजिए आपके रिटायरमेंट तक आपने 20-30 साल तक पैसे जमा किए हैं और पैसे की रियल वैल्यू टूटती जा रही है, तो आपने रियल सेंस में कुछ भी नहीं कमाया। तो ये बहुत जरूरी है कि आपका जो पैसा है वो ओवरऑल एक हिस्सा आप डेट में लगाइए, फॉर नो डाउट कि आप ये सेफ इंस्ट्रूमेंट्स जो फिक्स डिपॉजिट बॉन्ड्स वगैरह होते हैं उसमें लगाएं, लेकिन एक हिस्से में आपको थोड़ा रिस्क लेना होगा ताकि कंबाइंड आपका जो रिटर्न है वो आपको 10% के ऊपर मिले। तो फिक्स डिपॉजिट से आपको 6% मिल रहा है मान लीजिए, और इक्विटी में आपको मान लीजिए 12 या 15% रिटर्न मिल रहा है, तो पूरे अमाउंट पे आपको करीबन एवरेज पे 10% रिटर्न मिले, तब आपके पैसे एक्चुअल रियल सेंस में कमा रहे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं कि ईपीएफओ या एनपीएस है, उसमें वो आपको 50% तक इक्विटी में एक्सपोजर देता है। तो इसका मकसद ये है कि लॉन्ग टर्म में आपका ओवरऑल रिटर्न, बाकी के 50% आपकी डेट में है, बाकी 50% इक्विटी में है, तो टोटल रिटर्न जो आपको मिले वो एवरेज 9-10% के आसपास मिले, तब आप रियल सेंस में इन्फ्लेशन से ज्यादा कमा रहे हैं। तो ये एक इन्वेस्टर को ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, हर साल हर महीने आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसआईपी के जरिए होगा या एनुअली आप पेमेंट कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में उसका एवरेजिंग हो जाता है। तो इक्विटी मार्केट ऊपर नीचे करते रहता है, नो डाउट ऑन दैट पार्ट, लेकिन आप खरीद भी हर महीने हर साल रहे हैं, तो आपका एवरेज होते रहेगा, तो लॉस की गुंजाइश जो है वो धीरे धीरे कम होती रहती है। तो अगर वैसी सेफ्टी आपको मिलती है विद द पॉसिबिलिटी ऑफ हायर रिटर्न, तो कॉम्बिनेशन ज्यादा बेहतर काम करेगा। ऑलराइट, रुंगटा साहब, आप बहुत बारीकी से एक आम निवेशक के लिए इतनी सारी चीजें समझा रहे हैं। अब थोड़ा सा रिस्क फैक्टर्स भी बता दीजिए कि जोखिम कहाँ कहाँ है, कुछ आपने बताए, और कहाँ कहाँ ध्यान रखना है, किस किस तरह के जोखिम है जिनके लिए पहले से ही तैयारी करनी है। देखिए, जोखिम आपको हर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में है। जोखिम आपको फिक्स डिपॉजिट में भी है, और वो जोखिम क्या हो मैंने बता दिया कि उसमें एक इन्फ्लेशन रिस्क होता है कि आपके पैसे इन्फ्लेशन से ज्यादा कमा नहीं रहे। इक्विटी में जो रिस्क होते हैं वो है मार्केट वोलेटिलिटी का। मार्केट ऊपर नीचे करते रहेगा, इकोनॉमी में क्या हो रहा है उसका असर डायरेक्टली आपको स्टॉक मार्केट पे दिखता है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस क्या है वो आपको दिखती है। तो इक्विटी में वोलेटिलिटी इज द प्राइमरी रिस्क। अब इस रिस्क के बाद इसको आपने मिटिगेट कर लिया, मतलब इसको आपने हैंडल कैसे किया, आपने एसआईपी के जरिए कर लिया, आप हर रेगुलर इंटरवल से पैसे डाल रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, आप इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं।
दूसरा एक रिस्क आपको देखना है कि आप किस तरह की इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इक्विटी में आपके पास लार्ज कैप कंपनीज भी हैं, जो ब्लू चिप बड़ी देश की कंपनियां हैं वो है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। तो जब कोई इन्वेस्टर अगर चूज करता है कि भाई मुझे इन्वेस्ट करना है इक्विटी में, तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरह की कंपनी इसमें खरीद रहे हैं। तो शुरुआत के रूप में, क्योंकि एक रिटायरमेंट कॉर्पस का फंड है ये, शुरुआत आप ऐसे करें कि आप एक लार्ज कैप फंड से शुरू करें, लार्ज कैप कंपनीज में पैसे लगाएं। इंडेक्स फंड एक ऑप्शन है कि आप सेंसेक्स या निफ्टी की जो कंपनियां हैं उनमें ही पैसे लगा रहे हैं, तो आपको इतना यकीन है कि आपके पैसे जो जमा हो रहे हैं वो देश की सबसे बड़ी और स्टेबल कंपनी से पैसे लग रहे हैं। आप अगर एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स बनाते हैं, इक्विटी में जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क की हम बात करते हैं, उसका एक तरीका सोल्यूशन ये है कि आप एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स बनाएं। मतलब आप कोई भी एक फंड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपके पैसे 30-40 कंपनी में डिवाइड होता है, तो कोई भी एक कंपनी में आपका कॉन्सेंट्रेशन रिस्क नहीं होता। सो रिस्क बहुत सारे होंगे जिसको आप मिटिगेट कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखिए 2-3 सिंपल रूल्स हैं। रेगुलरली इन्वेस्ट करें एसआईपी के जरिए, या हर महीने हर साल जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है उस समय रेगुलर इंटरवल्स पे करते रहें। जो फंड आप सिलेक्ट करें, मुझे यकीन है कि ईपीएफओ भी जब इंट्रोड्यूस करेगा आपको लार्ज कैप ईटीएफ या इंडेक्स फंड से ही शुरू करेगा, तो आप उसमें पैसे लगाएंगे तो आपको इतना यकीन होगा कि आप अच्छी कंपनीज में कर रहे हैं। फिर आप लॉन्गर टेन्योर पे आप जब इन्वेस्ट करेंगे, एवरेज रिटर्न आपका डेट और इक्विटी का अगर 9-10% के आसपास आता है आपको, तो आपने बहुत अच्छा अपने लिए किया है। ओके, ऑलराइट, रुंगटा साहब हमारे साथ इस वक्त एक खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। ईपीएफओ के मेंबर प्रभाकर जे वानासुरे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वानासुरे सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आपसे सबसे पहले यही समझना चाहेंगे, खबर सुनकर बहुत सारे निवेशक बहुत उत्साहित भी हैं, हमारे दर्शक भी होंगे, लेकिन प्लान क्या है सर आपका, और ये स्कीम कब तक आएगी प्रिसाइजली? सर देखिए कि इक्विटी में निवेश के बारे में हमने 2015 में डिसीजन लिया था। उस समय 5% हमने इक्विटी में निवेश के लिए प्रपोजल फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजे थे। तो उस समय फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हमें 5 से 15% का निवेश के लिए परमिशन दी है। 5 से हम बढ़ाते 15 तक अब पहुंच गए हैं। अभी सिचुएशन ऐसी है कि इसमें और बढ़त करनी चाहिए। अभी जो इसी मंथ में 3 तारीख को जो हमारी एफआईसी की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर में मैंने प्रपोज रखा कि इक्विटी ईटीएफ का जो हमारा निवेश का जो परसेंटेज है 15% है, 15% है, उसको बढ़ा के 25% तक लेके जाना चाहिए, ऐसे मैंने वहाँ प्रपोजल रखा हो। अभी कैसा है कि अभी आने वाली नेक्स्ट मीटिंग में उसको मैं राइटिंग में प्रपोजल रखने वाला हूँ, और फिर प्रपोजल फाइनेंस मिनिस्ट्री को जाएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री से परमिशन मिलेगी, क्योंकि ईपीएफ में जो भी है इन्वेस्ट करते हो फाइनेंस मिनिस्ट्री की गाइडलाइन से होते रहता है। तो इतना जरूरी है कि इक्विटी में जो अभी हमारा 15% है उसको बढ़ा करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग अभी यही चाहते हैं कि उनके जो इन्वेस्टमेंट है उसको हमारा रिटर्न अच्छा मिलना चाहिए करके। तो ये तो सही है कि इसमें इन्वेस्ट में इक्विटी में परसेंटेज हमारा 15 से 25 तक लेके जाना जरूरी है। ओके, तो यानी कि 15 से 25 तक लेके जाने का आपका फिलहाल प्लान है। सर, मैं रुंगटा साहब से भी बात पूछ रहा था, जैसे कि एनपीएस हमारे सामने एक मिसाल है जिसकी हम बार बार बात भी कर रहे थे। अगर 50% अगर हम इक्विटी प्लान चूज करते हैं तो फिर 12% का रिटर्न है। सर, आप लोगों का कोई ऐसा रिटर्न का कोई अनुमान है कि कितना % रिटर्न मिल सकता है एक निवेशक को? प्रभाकर तो हमें भी हेलो जी प्रभाकर सर। हाँ, तो उसमें अभी हमको तो 14% तक रिटर्न हमको मिल रहा है अभी। लास्ट अभी जो मार्च का हमारा जो फिगर्स है वो 1,22,000 हमारा इन्वेस्ट हो चुका है इक्विटी में। और उसमें अभी हमारे को 14.67% रिटर्न आ रहा है अभी हमारा। जिसकी भी नोशनल वैल्यू जो है 1,22,000 करोड़ की जो है, उसका नोशनल वैल्यू हमारा 1,60,000 है अभी हमारा, यानी 14% हमारा रिटर्न आ रहा है। रिटर्न अच्छा मिल रहा है अभी हमें। 14% तक रिटर्न। ऑलराइट सर। अच्छा सर, निवेश का क्या प्लान है आप लोगों का? अपना फंड मैनेजर होगा, बाहर से फंड मैनेजर हायर करेंगे, इस बारे में कोई प्लान? हमारे तो 2 फंड मैनेजर अभी है। एसबीआई म्यूचुअल फंड है और यूटीआई म्यूचुअल फंड है। ये 2 हमारे निवेश इक्विटी के लिए निवेश करते हैं। तो आप उन्हीं फंड मैनेजर्स के साथ आगे जाएंगे इस पूरे प्लान? हाँ।
अच्छा रुंगटा सर, आपसे मेरा सवाल ये था कि जब एनपीएस में हम देखते हैं सर कि एक्सपेंस रेशियो लगता है जो फंड मैनेजर चार्ज करता है, अब सर कह रहे हैं कि इनका अपना ही होगा, तो ईपीएफ एक्टिव प्लान में एक्सपेंस रेशियो चार्ज लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा तो कितना लगेगा, कुछ इस बारे में कुछ अनुमान? अभी भी जो एनपीएस में इन्वेस्ट हो रहा है, जो पेंशन फंड मैनेजर्स हैं वो फंड मैनेजमेंट फीस ले रहे हैं, वो टीईआर उसमें भी लगता है। और आज की तारीख में ईपीएफओ जो एसबीआई म्यूचुअल फंड और यूटीआई म्यूचुअल फंड की स्कीम से पैसे लगा रहे हैं, उस स्कीम के अभी भी टीईआर है, तो एक्सपेंस रेशियो उसमें भी है। एक्चुअली बात है कि क्योंकि ये ईटीएफ में पैसे लगा रहे हैं या डायरेक्ट प्लान में लगा रहे हैं, तो एक्सपेंस जो है बहुत कम होगा, लेकिन जो एक्सपेंस है वो जरूर लगेगा। हो सकता है कि जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.1-0.2% होगा, लेकिन जो एक्सपेंस रेशियो है वो डिडक्ट होके एनएवी में रिफ्लेक्ट ऑटोमेटिकली करेगा। और जो रिटर्न्स प्रभाकर जी बात कर रहे हैं आज की तारीख में जो 14% प्लस मिला है, ये नेट ऑफ ऑल एक्सपेंस रेशियोज की ही बात किया जा रहा है। तो इक्विटी में एक्सपेंस रेशियो कोई भी फंड में आप लगाते हैं आपको लगेगा उसमें एक्सपेंस रेशियो। ओके, तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद भी इस महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा जारी है। आपके जो बुनियादी सवाल हैं निवेशकों के, उनको लेकर हम दोबारा हाजिर होंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, फौरन हाजिर होते हैं। जिसे कहेंगे चिंता भी है, उस पर सवाल पूछना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि पिछले साल संसदीय पैनल ने इन्वेस्टमेंट पर सवाल उठाए थे। ईपीएफओ को इक्विटी मार्केट में निवेश पर जो आप लोगों ने किया था, उस पर संसदीय पैनल का साफ तौर पर कहना था कि मार्केट में गिरावट की स्थिति है, ऐसे में इसमें निवेश करने की क्या जरूरत है। इस मोर्चे पर कैसे आप चिंताओं को दूर करेंगे या अब तक की है आपने? नहीं, देखिए सर, मार्केट तो अप एंड डाउन होते रहने वाला है और इक्विटी पे जो इन्वेस्ट करते तो रिस्क उठानी पड़ेगी। और इसके साथ में भी यही हम सोचना भी है कि हमारे जो मेंबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स है, उन्हें अच्छा से अच्छा रिटर्न मिले, ये भी हमको देखना है। तो इसलिए रिस्क तो उठानी पड़ेगी है, क्योंकि जीसेक में हम और या एसडीएल में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें उतना रिटर्न हमको नहीं मिल पा रहा है। जब अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डाउन हो गए हैं, इस वजह से दोनों में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में या फिर एसडीएल में जो स्टेट डेवलपमेंट ये अंडर में, उसमें उतना रिटर्न्स नहीं मिल रहा है। तो इक्विटी में अच्छा रिटर्न्स आ रहा है। इसी वजह से हमने लास्ट ईयर जो 8.55 रेट ऑफ इंटरेस्ट हम दे पाए थे, तो इसी वजह से कि इक्विटी की वजह से दे पाए। तो इक्विटी में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट होगा तो रिस्क तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि रिस्क है। सभी का डिफरेंट ओपिनियन होता है कि रिस्क है। अभी हमारी ह्यूमन लाइफ में भी रिस्क है सर, बिल्कुल। तो ये तो मार्केट है, तो मार्केट अप एंड डाउन होता है। और आने वाले फ्यूचर्स तो यही बता रहे हैं कि मार्केट अच्छा बून होने वाला है, अब जाने वाला है। तो इसमें इक्विटी में इन्वेस्टमेंट को करना बहुत जरूरी है। रुंगटा सर, आप सहमत हैं प्रभाकर जी की बात से? जी हाँ, तो दीपक पॉइंट बहुत क्लियर है कि इक्विटी मार्केट में, जैसे मैंने पहले भी समझाया कि रिस्क तो है, रिस्क हर चीज में है। आप उसे मिटिगेट कैसे करते हैं, आप उसे हैंडल कैसे करते हैं, वो जरूरी है। एक और छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि आप कोई भी अगर आग से खेलते हैं तो वो रिस्क है, राइट, फायर रिस्क है। लेकिन वही आग को अगर आप एक बर्नर में डालें तो गैस का काम करती है। सो रिस्क हर चीज में है, आप उसे हैंडल कैसे करते हैं वो जरूरी है। तो जैसे मैंने 2-3 चीजें बताई थी कि आप अगर रिस्क जो भी है उसके सामने आप उसे हैंडल कैसे करते हैं। तो इक्विटी में वॉलेटिलिटी रिस्क है तो आप एसआईपी के जरिए कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में रहेंगे तो ऑब्वियसली आपको ऐसे दिखता है कि इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगी तो उसमें रिटर्न आपको ज्यादा मिलेगा। तो रिस्क है, उसे आप हैंडल कैसे करते हैं वो जरूरी। ऑलराइट, प्रभाकर सर, एक और चीज, एक बड़ी आबादी से, मैंने रुंगटा सर से भी ये सवाल पूछा था, एक बहुत बड़ी, इसी से जुड़ा हुआ ही सवाल है मेरा। एक बहुत बड़ी आबादी है सर हमारे देश की जो बिल्कुल फिक्स रिटर्न पर भरोसा करते हैं। जैसे ही बाजार का नाम आता है वो थोड़ा सा वो भी दूर हो जाते हैं कि बहुत सारा रिस्क है, उतार चढ़ाव बहुत होगा। ऐसे निवेशकों को आप कैसे कन्विंस करेंगे सर? अभी हमारे जो यहाँ है मेंबर सब्सक्राइबर्स हमारे 7 करोड़ करीब है। अभी पहले जो मेंबर्स थे हमारे उतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे। अभी एजुकेटेड मेंबर्स बहुत बढ़ रहे हैं और वो यही चाह रहे हैं कि हमारा निवेश अच्छे से अच्छे जगह होना चाहिए और रिटर्न हमको मिलना चाहिए। क्योंकि अभी 12% हमारा जो कंट्रीब्यूशन हम एम्प्लॉय से ले रहे हैं। अभी 40% तक ऐसे एम्प्लॉइज है जो अपना 12% से ज्यादा इन्वेस्ट कंट्रीब्यूशन अपना दे रहे हैं। वो इसीलिए दे रहे हैं कि उनको अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए।
मार्केट में जो फिक्स डिपॉजिट में या अदर इसमें वो इन्वेस्ट कराते हैं, निवेश कराते हैं, तो उनको उतना रिटर्न्स नहीं मिल पा रहा है। अभी इक्विटी में उनको पता है कि 8.5 हमको या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है, जो फिक्स डिपॉजिट या इससे बहुत 2% से भी ज्यादा हो रहा है। तो आने वाले जो जनरेशन है या जो भी मेंबर्स है वो तो क्वालिफाइड आ रहे हैं और वो तो यही चाह रहे कि उनको उनके इन्वेस्ट पे अच्छा रिटर्न्स मिलना चाहिए। तो ये भी हमको सोचना पड़ेगा कि इसमें इन्वेस्ट उनको रिटर्न्स अच्छा मिले करके अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। और इक्विटी के दूसरा कोई ये नहीं है कि इसमें हम अच्छा SGS या SDL है, इसमें इन्वेस्ट करने से उतना रिटर्न्स नहीं मिल पाएगा जितना हम इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे। बिल्कुल। अच्छा रुंगटा सर, मान लीजिए पैसा बन रहा है लगातार, हमने निवेश कर रहे हैं फटाफट से, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम पर मार्केट टूट गया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या तैयारी रखनी चाहिए? आपने एकदम सही बात कही है कि कि आप अभी जमा करते जा रहे हैं, आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन जिस साल आप रिटायरमेंट पे पहुंच गया, जब आपको विड्रॉ करना है, मार्केट उसी समय अगर गिर गया, मान लीजिए जो मार्च 2020 में हुआ था, पैंडेमिक होते ही मार्केट करीबन 40% गिरा था, और उसी समय आपका विड्रॉल आ जाता है, तो क्या करना है? तो अभी अगर हम EPFO के सेटअप की जो बात कर रहे हैं, उसमें आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है कि आप क्या करें उसका। तो आज जो आप पैसे जमा कर रहे हैं, ये आपके हाथ में नहीं है कि आप मान लीजिए 25 या 50% तक आप जा रहे हैं, और जब आपका विड्रॉल 2-3 साल पहले, जब आपका रिटायरमेंट आए या जब आप पैसे विड्रॉ करने वाले हैं, उसके 2 या 3 साल पहले आप धीरे धीरे इक्विटी से वापस निकल के डेट की तरफ चले जाएं, ताकि जब आपका विड्रॉल आता है आपको लास्ट मंथ वोलेटिलिटी का असर ना आए। लेकिन वो ऑप्शन आज की तारीख में ऐसा दिख नहीं रहा कि एक इन्वेस्टर, एक सब्सक्राइबर के हाथ में होगा। तो आई थिंक ये EPFO के ऊपर ही होगा कि उन्होंने कैसे एक्यूमुलेट किया है पैसे, और वो कैसे अपना एक्चुअल कैलकुलेशन करके देखते हैं कि उनका विड्रॉल कब कैसे आने वाला है, तो वो उसको मॉडरेट करें। दूसरा तरीका ऑफ कोर्स ये है कि जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो मान लीजिए 10 साल या 15 साल तक आपने लगातार जमा किया है और मार्केट अच्छा रिटर्न दिया है, अगर लास्ट मोमेंट पे जाके भी अगर 10, 20 या 40% मार्केट गिरता है, तो जो गेन्स में से ही आपके प्रॉफिट में से ही जाएगा। तो मेरा अनुमान ये है कि अगर आपको मान लीजिए 10 या 14% रिटर्न कंटिन्यूसली ओवर 10 या 15 या 20 ईयर तक मिला है, और एंड में जाके अगर मार्केट आधा भी हो जाता है, तो भी आपका जो नेट रिटर्न होगा वो फिक्स डिपॉजिट के आसपास है, उससे ज्यादा होगा। तो वोलेटिलिटी को आपने ओवर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम मिटिगेट किया है, जब आपने SIP के जरिए करते गए, हर महीने जमा कर रहे हैं या हर साल जमा कर रहे हैं, तो एंड में अगर मार्केट थोड़ा गिरता भी है, तो आई एम रीजनेबली श्योर कि आपका जो कुशन है वो काफी अच्छा रहेगा कि आपको फिर भी फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा रिटर्न मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। EPFO के इक्विटी प्लान पर आपने हमारे दर्शकों की बहुत बारीक और जरूरी तैयारी करवाई। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभाकर सर, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। रुंगटा जी, आपने भी हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, इसी के साथ तो ये था आज का आपकी खबर आपका फायदा। इजाजत दें, देखते रहें जी बिजनेस। नमस्कार।